पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आज ऐसे ही हिंदी का पहला पेपर दिया है। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों का अच्छा पेपर होगा। सबसे पहले विद्यार्थियों, इसमें 100 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। उसमें 200 नंबर का था और 2 घंटे का टाइम था। इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग दिया था। तो मैं सबसे पहले इसमें की का डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में कोई त्रुटि बस रह जाती है तो पूर्ण रूप से अपन नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित विकल्प में सभी पेड़ के पर्यायवाची है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से रचित है। इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट ये था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था कि इसमें दे रखा था कि क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे है। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही थे। देखो, पांचों क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि छठा क्वेश्चन था कि समसूरत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अर्थभेद सही नहीं है, ये क्वेश्चन था छठा। सातवां था कि निम्नलिखित समसूरत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं, ये भी सही नहीं है, ये पूछा गया है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का अर्थभेद है, सही अर्थभेद है। देखो, 7 और 8 क्वेश्चन अंदर। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि सही विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। किस विकल्प में परस्पर विलोम नहीं है, मतलब विलोम कौन सा एक सही नहीं है। उसके बाद 10वां है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग में नहीं है, मतलब कौन सा युग में सही नहीं है 10वें में। 11 में था कि निम्नलिखित में से विलोम युग में, मतलब कौन सा विलोम युग में सही है। इससे क्वेश्चन का जिस व्यक्ति या जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है उसका लगभग 40% पेपर ऐसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन, कही हुई बात को फिर करना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मतलब 12वें में पूछा कि सार्थक शब्द कौन सा है। 13वें में कि निम्नलिखित किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और 14वें में दे रखा है कि जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। 15वें में दे रखा है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो का सार्थक शब्द क्या है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन क्या है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। 18वां है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब मध्यम पुरुष ऐसे कौन से 3 ऑप्शन में जिसमें हुआ है, एक में नहीं हुआ है। 19वें है कि हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब कौन सा कारक है। 20वां है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से ऐसे शब्द है जो सभी स्त्रीलिंग है। 21वां क्वेश्चन था कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कोई भी शब्द स्त्रीलिंग। देखो, पहले में पूछा स्त्रीलिंग और 21वें में पूछा स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्ती मूलक पक्ष कौन सा है, मतलब किस वाक्य में आवर्ती मूलक पक्ष आया हुआ है। 23वां है कि कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। 24वें में कि समसूरत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ सम्मिलित नहीं है। 25वें में दे रखा है कि समानार्थक या समसूरत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ क्या है, सम्मिलित है। 24वें में पूछा सम्मिलित नहीं है और 25वें में पूछा अर्थ सम्मिलित है। उसके बाद 26वें में पूछा है कि निचार्थक वर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, मतलब उसमें निच का भाव और वर्ती कौन सी है। 26वें में ये क्वेश्चन पूछा गया। 27वां है कि किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। 28वें में दे रखा है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। 29वें में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो, मैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यदि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में और उसके बाद जैसे ही ऑफिशियली आंसर की आएगी उसके बाद मैं आपको आंसर की भी बता दूंगा। 30वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। 3 में से देखा तो इसमें तो शायद पता लग गया कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य कहते हैं। नहीं, क्रिया को हमेशा विधेयक बोलते हैं और कर्ता को हमेशा उद्देश्य बोला जाता है। ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा था। उसके बाद में 31 क्वेश्चन है कि विलोम शब्द युग में नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा विलोम ऑप्शन है जो उसका विलोम नहीं है, सही नहीं है। 32वां है कि इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है, कौन सा इसमें भी नहीं है, विलोम शब्द युग में सही नहीं है। 33वें में है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध है। 34वें में है कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। 35वें में भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो, पहला पूछा शुद्ध नहीं है, 35वें पूछा शुद्ध है।
37वें पूछा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। 37वें में है कि निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा है, सरल साधारण वाक्य कौन सा है। 38वें है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त वाक्य है। 39वें है कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन पूछा है कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई में कौन सी क्रिया का भेद है। उसके बाद 40 में देखते हैं कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 40 में क्या है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। 41 में है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इसमें चौथा ऑप्शन है कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, नहीं, शब्दों के सार्थक समूह को हमेशा वाक्य बोला जाता है। उसके बाद में कि व्याकरण दृष्टि से कौन सा गलत है। हमेशा जो सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताते हैं, यदि क्रिया का विशेषता बताओ तो क्रिया विशेषण सर्वनाम की बताते हैं तो उसको ओनली विशेषण बोलते हैं, नहीं कि क्रिया विशेषण। इसमें इस पेपर में ये भी देखा गया है कि जिसने कोई डिटेल में नहीं पढ़ा है, उसको बेसिक जानकारी है, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को आराम से हल कर सकता है। 43 में दे रखे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य 3 दे रखे हैं, गलत होंगे और एक कौन सा होगा, शुद्ध होगा। उसके बाद 44 में है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 45 में है कि आदि और आदि शब्द का सही अर्थ है, कौन सा अर्थ जो सही होगा किसका, आदि और आदि का। 46 में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। 47 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 48 में दे रखा कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ओनली फॉर क्वेश्चन पढ़ूँगा, बता रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मैं PDF आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल सुरेंद्र एकेडमी पे भेज दूँगा और यहाँ आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में 49 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 49 क्वेश्चन है कि मुहावरे पूछा है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है। उसके बाद 50 है कि गागर में सागर भरना। और 51 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 52 में दे रखा है कि माँ ने बच्चे के झगड़े को रिक्त स्थान पड़ोसियों में सिर फुटोबल करा दी, मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा मुहावरा सटीक बैठेगा। उसके बाद में 53 है कि एक तो करेला भुजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है। 54 है कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। 55 है कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है। उसके बाद 56 है कि अत्यधिक परिश्रम से प्रारंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, मतलब क्या कहा कि इस प्रकार का कौन सा जो मुहावरा या लोकोक्ति होगी जो इस सेंटेंस या इस वाक्य को पूरा करेगी। उसके बाद में 57 में क्या दे रखा है कि हिंदी परिभाषिक शब्दावली पूछा गया कि कौन सा शब्द सही है। 58 में दे रखा है कि निम्न विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग है नहीं हुआ है। और 59 में दे रखा है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, असंगत है, मतलब कौन सी एक लोकोक्ति का भावार्थ निम्न 3 में से सही नहीं है, 3 सही होगी, ये गलत होगा। 60 दे रखा है कि आग बबूला होना भावार्थ है, आग बबूला होना का अर्थ क्या है। 61 है कि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ क्या है, यहाँ इसका अर्थ क्या है। उसके बाद दे रखा है कि ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है, ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं, मतलब 3 ऐसे होंगे जो इसका मतलब ऑथोरिटी होगा और 1 ऐसा होगा जिसका ऑथोरिटी नहीं होगा। 63 में दे रखा है कि किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द दे रखा जिसका अर्थ सही नहीं है। 64 में दे रखा है कि किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है। 65 में दे रखा है कि ग्रोस मिसकंडक्ट का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा, मतलब परिभाषिक शब्दावली के अनुसार इसका सही अर्थ क्या होता। उसके बाद दे रखा है कि जुरिडिक्शन के लिए समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, मतलब जुरिडिक्शन का हिंदी अर्थ क्या होगा। देखो उसके बाद दे रखा है कि अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द क्या है, अप्रोच का असंगत परिभाषिक शब्द क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसने क्या बोला, असंगत परिभाषिक शब्द है। देखो हिंदी शब्दावली के 8 क्वेश्चन आए हैं, कितने आए, 8 क्वेश्चन। उसके बाद 68 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विशेष सही नहीं है, संधि सही विशेष नहीं है। 69 में है कि कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। इसमें पूछा पहला संधि विशेष सही नहीं है, दूसरा पूछा है कि संधि तो सही है लेकिन उसका शब्द सही नहीं बना है। 70 में है कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है, कौन सा संधि शब्द गलत है। 71 में है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है।
बेहतर में है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। देखो बार बार सही है सही नहीं, सही है सही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा वो अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएगा। 73 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द जिसमें संधि नहीं है, किसी प्रकार की संधि नहीं है। देखो उसके बाद दे रखा है 74, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 75 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। 76 में कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद 77 में कि किस में द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें द्वंद्व समास आएगा। 78 में कि किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है, किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है। 79 में कि निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, कौन से विकल्प में क्या है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद में 80 नंबर है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 81 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। 82 है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम है। ऊपर वाले में पूछा तत्सम शब्द नहीं है, नीचे वाले में पूछा है सभी शब्द क्या है, तत्सम है। 83 में कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। 84 में कि किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। 85 में किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। उसके बाद 86 में कि किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें विदेशी मूल का कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 87 में कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, इसमें विदेशी मूल का शब्द नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारे दोनों ऑप्शन ऐसे होने चाहिए या दोनों शब्द ऐसे होने चाहिए जो विदेशी मूल का नहीं है। 88 में कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, सभी शब्द तद्भव है। सभी विद्यार्थियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार चैनल से जुड़े हो तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही कि आपको तीनों पेपर इसी तरह से आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, 88 मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है इसके सारे शब्द तद्भव है। 89 में कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है इसमें तद्भव भी होगा और तत्सम समाहित होंगे। 90 में कि निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो देश शब्द है, मतलब यहीं अपने देश में पैदा हुआ हो। उसके बाद 91 है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें गुण प्रकट हो रहा है। 92 है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें क्रिया क्या है, सकर्मक है। 93 है कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो सारे शब्द किससे निर्मित है, क्रिया शब्दों से निर्मित है और क्या होने चाहिए, संज्ञा होने चाहिए। 93 94 में कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब क्या हुआ कि विशेषण होना चाहिए लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। 95 में कि इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कि इनमें क्रिया से बनी कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो क्वेश्चन का मेन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि नहीं है, पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ने जिसको ध्यान से पढ़ा है उसने अपने सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ा लिए। 96 क्या है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में से कौन सा कथन सही है, मतलब क्या हुआ कि विस्मयादि बोधक शब्द है उनके बारे में कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब उनकी क्या शर्त होती है। 97 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। 98 है कि किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई। जैसे देखो मैंने अब सकर्मक पढ़ लिया तो आपको भी इस तरह से ध्यान से पढ़ना है कि किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, मतलब क्रिया क्या होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए, न कि सकर्मक। देखो 99 है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया है और उसी की को क्या बताता है, विशेषता, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको बोला जाता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसने बोला रहित, मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। अब देखो 100 क्वेश्चन क्या है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कोई संबंध है और हमें अव्यय के रूप में होता है। अव्यय का प्रयोग क्या होता है, जिससे हम लिंग वचन काल और कारक के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अव्यय। इस तरह से आज के एसआई का जो पहला पेपर था उसके ये हो गए सारे क्वेश्चन। देखो मैं ध्यान से बता देता हूँ कि
आपको मेन जानकारी क्या याद रखनी है कि आपको उसमें पूछा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, तो आपको वहाँ पर 01 भरना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट आपका नाम क्या था, तो लिखना है जनरल हिंदी। उसके बाद में आपके क्या नंबर वहाँ पर उस पूछा जाएगा कि उत्तर पुस्तिका नंबर कितना है, तो आपको ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपकी उत्तर पुस्तिका हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा जो आपका डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में के बाद ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और उसके बाद आपको अच्छा लगे कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें। सभी को बहुत